दोस्तों, आजकल प्रयागराज में कुंभ मेला चल रहा है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लोग कुंभ में भाग लेने के लिए पूरे विश्व से आ रहे हैं और जिस तरह वो सनातन धर्म की मान्यताओं को देख के अभिभूत हो रहे हैं, तो ये सवाल सबके मन में स्वाभाविक रूप से आता है कि इतना बड़ा आयोजन किस तरह होता है, ये मेगा इवेंट किस तरह से आयोजित होता है और इसकी तैयारियां कैसे होती हैं। तो चूँकि 2016 में कुंभ मेला उज्जैन में आयोजित हुआ था और उस आयोजन समिति का एक सदस्य होने के नाते मुझे इनसाइड पता है, तो मैं वो सब आपको शेयर करना चाहता हूँ ताकि हमारे सभी दर्शक और श्रोता ये जान सकें कि इस मेगा इवेंट को प्रशासन और अखाड़ा परिषद कैसे मैनेज करती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इसकी एक तिथि होती है और ये कुंभ मेला कब किस स्थान पर होगा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कुंभ मेला 4 जगह होता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। और इसकी जो सूर्य और बृहस्पति की ग्रहों नक्षत्रों की गणना से इसकी तिथियां निर्धारित होती हैं। तो ये तिथि पंचांग में सालों पहले पता होती है कि किस स्थान पर कब किस वर्ष ये कुंभ मेला आयोजित होगा। तो सबसे पहले प्रशासन के सामने जो समस्या होती है कि वो ये अनुमान लगाएं कि इस मेले में कितने लोग भाग लेंगे। ये एक बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि विश्व में जितने दूसरे आयोजन होते हैं वहाँ पहले से पता होता है कि कितने लोग उस आयोजन में आने वाले हैं, चाहे वो विश्व फुटबॉल का विश्व कप हो या ओलंपिक्स हो या हज हो, इन सब में पहले से पता होता है। पर कुंभ मेला एक ऐसा मेला है जिसमें ये अनुमान ही लगाया जा सकता है कि कितने लोग आएंगे, क्योंकि इसमें ना तो किसी को निमंत्रण भेजा जाता है और ना किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन है आने जाने में। कोई भी जो सनातन धर्म की आस्था से जुड़ा है और जो अपने आप को इस तरह के आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, वो सभी आमंत्रित होते हैं और पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो प्रशासन पिछले कुंभ में कितने लोग आए थे, उसके बाद के कुंभ में कितने लोग आए, इसका एक अंतर निकालता है और इस अंतर को अगले साल जब जो अगला कुंभ मेला होने वाला है उसकी जनसंख्या उसकी संख्या पर प्रक्षेपित करता है और इससे एक मोटा अनुमान लगाया जाता है कि कितने करोड़ लोग इस बार के समारोह में आयोजित होंगे। फिर उस तरह के लोग जो ज़्यादातर आते हैं वो सही स्थानों में आते हैं। तो कुंभ मेला सामान्यतः 1 महीने या 1.5 महीने का आयोजित होता है। इतनी लंबी अवधि तक इसके बीच में जो दूसरे हिंदू पंचांग के हिसाब से मुख्य दिन होते हैं, उन दिनों को शाही स्नान घोषित किया जाता है और सबसे ज़्यादा लोग ये कोशिश करते हैं कि वो शाही स्नानों पर आएं। तो शाही स्नान के लिए सबसे बड़ी भीड़ उमड़ती है, तो जो तैयारी होती है वो सबसे बड़ी संख्या के लिए की जाती है। तो पहला काम होता है क्षेत्रफल का निर्धारण, कि इतने लोगों को लाने के लिए मेले का क्षेत्रफल कितना होगा, नदी के घाट कितने होंगे, ठहरने की व्यवस्था कैसे होगी, पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी, स्नान के लिए कहाँ से रास्ते होंगे, उन रास्तों में किस तरह के पुल या फ्लाईओवर बनाया जाना है, क्योंकि जो लोग आते हैं वो रेल मार्ग से आते हैं, सड़क मार्ग से आते हैं, वायु मार्ग से आते हैं और जल मार्ग से आते हैं। सभी तरह के लोग होते हैं और वो सभी तरह के वाहनों से आते हैं। लोग पैदल आते हैं, लोग बैलगाड़ी से आते हैं, लोग बसों से आते हैं, लोग अपनी कारों से या गाड़ियों से आते हैं, ट्रेन से आते हैं
हवाई जहाज़ों से आते हैं और अपने प्राइवेट हवाई जहाज़ों से भी आते हैं। तो इस सभी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए पहले से एस्टीमेट किया जाता है। इस एस्टीमेट के हिसाब से फिर कार्यक्रम तैयार होता है कि कौन कौन सी अधोसंरचना का विकास कितनी मात्रा में किया जाएगा ताकि ये भीड़ को संभाला जा सके। तो इसके लिए जो हम लोगों ने उज्जैन में व्यवस्था की थी वो थी स्टैंड अप मीटिंग, कि जिस स्थान पर जो अधोसंरचना का विकास होना है उसी स्थान पर सब लोग जाते थे और इसमें प्रशासन के लोग होते थे, पब्लिक के लोग होते थे, प्रेस के लोग होते थे और अखाड़ा परिषद के लोग होते थे, पॉलिटिशियन होते थे, ताकि वो अपनी राय वहाँ व्यक्त कर सकें और उन सब की राय के हिसाब से फिर कार्य का डिज़ाइन बनता, उसका एस्टीमेट बनता, उसकी स्वीकृति होती और निर्माण एजेंसी निर्धारित होती। चूँकि मेला एक निश्चित तिथि को प्रारंभ होना है, इसीलिए सभी तरह की तैयारियां करने के लिए बैकवर्ड कैलकुलेशन होता है और व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चलें। तो स्टैंड अप मीटिंग के साथ साथ हम लोगों ने उज्जैन में एक दूसरी जो मैनेजमेंट टेक्निक का यूज किया था उसको हमने नाम दिया था प्री मार्टम एक्सरसाइज। जैसे कोई घटना घट जाती है तो उसका विश्लेषण करने के लिए पोस्टमार्टम की प्रक्रिया होती है। तो बिना घटना घटे अगर हम कल्पना करें कि किस तरह की घटना होगी और उसके लिए मिटिगेशन के लिए प्लान ए बी सी डी किस तरह से तैयार होगा। जैसे अगर मैं आपको उज्जैन का उदाहरण दूं तो वहाँ जो मेला क्षेत्र था उसमें 17,000 बिजली के खंभे थे और 4 फीडर से वहाँ बिजली आती थी। तो जब प्री मार्टम एक्सरसाइज की गई तो सबसे पहले ये सोचा गया कि अगर ये चारों फीडर बंद हो जाएं तो क्या और फीडर आ सकते हैं। तो ऐसे 2 फीडर और आसपास थे, वहाँ से उन्हें जोड़ने का प्रोग्राम बनाया गया। फिर ये कोशिश की गई कि अगर ये 6 फीडर पूरे बंद हो जाएं तो कैसे व्यवस्था होगी। तो इंजीनियर्स ने फिर सुझाव दिया कि तब वो जनरेटर चलाएंगे। अब 17,000 खंभों में से कितने खंभे जनरेटर से चलेंगे, तो एस्टीमेट बना कि 3,500 खंभों पे जनरेटर की लाइट होगी। तो ये खंभों की स्थिति कहाँ होगी, जहाँ उस समय भीड़ होगी रात के समय या कहीं और होगी। तो इसको GIS मैप के ऊपर प्लान किया गया और उन खंभों को जनरेटर से जोड़ने का प्लान हुआ। फिर कल्पना की गई कि अगर ये सभी जनरेटर बंद हो जाएं और सभी बिजली की लाइन गिर जाए तो कैसे होगा। तो फिर फ्लड लाइट की व्यवस्था की गई, इंडस्ट्रियल फ्लड लाइट की, और इंदौर के आसपास ऐसे 100 के आसपास फ्लड लाइट उपलब्ध थी। तो उनको फिर कहाँ पोजीशन करना है ये डिसाइड हुआ कि सबसे क्रूशियल जगह जैसे मंदिर हैं या नदी के घाट हैं जहाँ जरूरत थी। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को सभी तरह के तैयारियों में की गई, घाट के ऊपर, ठहरने की व्यवस्था के ऊपर, इन सब तैयारियों में ये प्री मार्टम एक्सरसाइज की गई। जैसे अगर मैं आपको उज्जैन का उदाहरण दूं तो वहाँ जो मेला क्षेत्र था उसमें 17,000 बिजली के खंभे थे और 4 फीडर से वहाँ बिजली आती थी। तो जब प्री मार्टम एक्सरसाइज की गई तो सबसे पहले ये सोचा गया कि अगर ये चारों फीडर बंद हो जाएं तो क्या और फीडर आ सकते हैं। तो ऐसे 2 फीडर और आसपास थे, वहाँ से उन्हें जोड़ने का प्रोग्राम बनाया गया। फिर ये कोशिश की गई कि अगर ये 6 फीडर पूरे बंद हो जाएं तो कैसे व्यवस्था होगी। तो इंजीनियर्स ने फिर सुझाव दिया कि तब वो जनरेटर चलाएंगे। अब 17,000 खंभों में से कितने खंभे जनरेटर से चलेंगे, तो एस्टीमेट बना कि 3,500 खंभों पे जनरेटर की लाइट होगी। तो ये खंभों की स्थिति कहाँ होगी, जहाँ उस समय भीड़ होगी रात के समय या कहीं और होगी। तो इसको GIS मैप के ऊपर प्लान किया गया और उन खंभों को जनरेटर से जोड़ने का प्लान हुआ। फिर कल्पना की गई कि अगर ये सभी जनरेटर बंद हो जाएं और सभी बिजली की लाइन गिर जाए तो कैसे होगा। तो फिर फ्लड लाइट की व्यवस्था की गई, इंडस्ट्रियल फ्लड लाइट की, और इंदौर के आसपास ऐसे 100 के आसपास फ्लड लाइट उपलब्ध थी। तो उनको फिर कहाँ पोजीशन करना है ये डिसाइड हुआ कि सबसे क्रूशियल जगह जैसे मंदिर हैं या नदी के घाट हैं जहाँ जरूरत थी।
तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को सभी तरह के तैयारियों में की गई, घाट के ऊपर, ठहरने की व्यवस्था के ऊपर, इन सब तैयारियों में ये प्री मार्टम एक्सरसाइज की गई। फिर जो क्षेत्रफल निर्धारित होता है कि जहां मेला होगा, उसको सबसे पहले जोन में बांटा जाता है, फिर उन जोन को सेक्टर में बांटा जाता है। तो जोन जो है वो महानगर जैसे होते हैं, क्योंकि एक एक जोन की जनसंख्या कई बार करोड़ लोगों से या उससे अधिक होती है। तो वहाँ सभी तरह की सिविक एमिनिटीज जो चाहिए, पीने का पानी चाहिए, शौचालय चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, बाजार की व्यवस्था चाहिए, पूजन सामग्री चाहिए, जितनी चीज़ें वो 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग जो उस जोन में रहने वाले हैं उनके लिए, अस्पताल, सभी तरह की आकस्मिक व्यवस्थाएं जैसे फायर ब्रिगेड वगैरह, पार्किंग, ये सब इंडिपेंडेंट व्यवस्था हर जोन की होती है। फिर जोन को छोटे भाग में बांटा जाता है जिसको सेक्टर कहते हैं। तो फिर हर सेक्टर में इंडिपेंडेंट व्यवस्था होती है, ताकि अगर किसी जोन या सेक्टर में यातायात बाधित हो जाता है या भीड़ की वजह से गाड़ियों का आना जाना संभव नहीं होता है, तो वहीं आसपास सब तरह की चीज़ें उपलब्ध हों, ताकि कोई भी इमरजेंसी आने पर उस पर तत्काल नियंत्रण किया जा सके। तो इस जोन और सेक्टर की व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें होंगी, इनके और कौन सी क्रियान्वयन एजेंसी होंगी, ये सब इस मेगा इवेंट मैनेजमेंट का पार्ट होता है। फिर जब शाही स्नान शुरू होता है तो जो प्रमुखता 13 अखाड़े हैं उनका एक प्रोटोकॉल पहले से निर्धारित होता है कि कौन कितने बजे चल के कितने बजे घाट पर आएगा, कितनी देर उनके सभी सन्यासी और भक्त स्नान करेंगे और कौन से रूट से वो वापस जाएंगे। फिर दूसरा अखाड़ा, फिर तीसरा अखाड़ा, तो ऐसे शैव, वैष्णव और उदासीन सभी अखाड़े क्रम से आते हैं और शाही स्नान में भाग लेते हैं। जब शाही स्नान चलता है तब आम जनता के लिए वो घाट उपलब्ध नहीं होते हैं, ताकि जो साधु संत हैं उनका निर्बाध स्नान हो सके। जब ये शाही स्नान अखाड़ों का खत्म होता है तब उसके बाद वो घाट सामान्य जन पब्लिक के लिए उपलब्ध होते हैं। तो उसके पहले दूसरे घाटों पर ये व्यवस्था होती है कि वहाँ साइमल्टेनियसली जो आम जन है वो भी भाग ले सकें। इस पूरी व्यवस्था में जो लोग लगते हैं वो 4 तरह के लोग होते हैं। एक, इसमें प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी होते हैं। दूसरे, इसमें ठेकेदार के लोग होते हैं। तीसरे, अखाड़ों के वॉलंटियर्स होते हैं और स्वयंसेवक लोग होते हैं। और चौथे, ठेकेदार के लोग होते हैं। तो इन चारों को कौन सा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाना है, कितने बजे से कब उनकी ड्यूटी होगी, उनकी ट्रेनिंग होती है, ताकि वो अपने काम को ठीक ढंग से अंजाम दे सकें। और उनके बीच में एक कम्युनिकेशन के अलग अलग नेटवर्क होते हैं, क्योंकि मोबाइल उस समय नहीं चलते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में बहुत ज़्यादा मोबाइलों की संख्या होने से टावर काम नहीं कर पाते हैं। तो उसके अलावा बाकी टाकी है या पुलिस का वायरलेस सिस्टम है या दूसरे सिस्टम हैं, उनकी व्यवस्था की जाती है। जो लोग बाहर से आते हैं उनको रास्ता बताने होते हैं, जानकारियां देना होती हैं, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन सेंटर बनाए जाते हैं। वहाँ एक ही तरह की शब्दावली का उपयोग हो, इसके लिए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो हमेशा पूछे जाते हैं उनके स्टैंडर्ड उत्तर बनाए जाते हैं। और जो लोग इन सेंटर पर काम करते हैं उनको उस बात की ट्रेनिंग होती है। तो चाहे वो ईमेल से पूछे जाएं, फ़ोन करके पूछे जाएं, स्वयं इंफॉर्मेशन सेंटर पर उपस्थित होकर पूछे जाएं या व्हाट्सएप मैसेज से पूछे जाएं, तो जवाब एक जैसा जाना चाहिए ताकि लोगों को पता हो। क्योंकि अभी गूगल मैप या दूसरे मैप हैं जो नेविगेशन के लिए उपयोग में होते हैं, उनको इंटीग्रेट करना होता है। सीसीटीवी कैमरे होते हैं, इंटरनेट की व्यवस्था होती है। तो जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं या रोबोट्स हैं, इन सब की मदद आप इस तरह के मेगा इवेंट में ले जाती है। इस इवेंट का जहाँ एक धार्मिक महत्व होता है, वहीं इसका सामाजिक, सांस्कृतिक और एक बहुत बड़ा आर्थिक महत्व भी होता है, क्योंकि ये सभी उपभोक्ता भी होते हैं। तो
जो लोग आ रहे हैं उनके बीच में जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो भी अपने उत्पाद वहाँ देती हैं। सभी अखाड़े पूरे कुंभ के समय निर्बाध रूप से फ्री लंगर चलाते हैं और उनके यहाँ खाने की व्यवस्था होती है, कितने भी लोग वहाँ आके खाना खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को करने के साथ साथ बड़ी संख्या में जानवर वहाँ होते हैं। हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, ऊंट होते हैं, या गाय बैल भैंस होती है। तो इन जानवरों की भी स्वास्थ्य, उनके चारे की व्यवस्था, वो भगदड़ ना पैदा कर दें, इन सब चीज़ों के लिए भी वहाँ भी व्यवस्थाएं करना पड़ती हैं। ये धूनी रमाते हैं तो धूनी के लिए कंडे या उपले या लकड़ी की व्यवस्था होती है, पूजन सामग्री की व्यवस्था होती है। तो ये सब प्रशासन को पहले से अंदाज लगाना पड़ता है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है और जितने लोग मेले में आ रहे हैं, हम सब किसी के हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, और जिसके हाथ में कैमरे वाला मोबाइल फ़ोन है वो अपने आप में खुद एक पत्रकार है और वो अपना वीडियो या ऑडियो बना के सोशल मीडिया पर या इंटरनेट पर डालते हैं। तो ऐसे में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि कोई गलत जानकारी इंटरनेट के ऊपर ना हो, जिससे भगदड़ मच सके या लोगों में डर पैदा हो या किसी तरह की अव्यवस्था वहाँ हो। तो मीडिया मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है ताकि इस पूरे इवेंट का एक पॉजिटिव स्वरूप लोगों के सामने और विश्व के सामने जा सके। इसमें बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं हमेशा और टूटते हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मोक्ष की अवधारणा है। जितने लोग आ रहे हैं वो मोक्ष की कामना लेके आते हैं और वो पवित्र नदी में स्नान करके अपने मन की शांति पाना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं, जो आम जन हैं, गरीब से गरीब आदमी हैं, उसके लिए प्रशासन व्यवस्थाएं करता है कि वो बिना परेशान हुए अपनी पत्नी बच्चे के साथ कम से कम खर्च में अपना धार्मिक अनुष्ठान पूरा करके शांतिपूर्वक सुरक्षित घर लौट सकें। तो ये जो पोटली वाला है वो प्रशासन के लिए वीआईपी का काम करता है। जो अखाड़ा परिषद है और प्रशासन है, इनके बीच में बहुत अच्छा समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अखाड़ा परिषद ही सभी अखाड़ों में एक समन्वय की भूमिका निभाते हैं। तो ये भारतीय प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और ये सालों से चलता आ रहा है। इसका 2,500-3 हजार साल पुराना इतिहास है, जब से प्रयागराज में कुंभ और दूसरी जगह में कुंभ मेले आयोजित हो रहे हैं। और हमेशा चाहे कोई भी राज्य प्रशासन रहा हो, उनने इस आयोजन को बहुत अधिक महत्व दिया है और अपनी पूरी क्षमता और संसाधन लगा के इसका मैनेजमेंट किया है। तो दोस्तों, अभी जो इलाहाबाद में कुंभ मेला चल रहा है, आप आइए और अपने पापों को धो के मोक्ष की कामना लेके इस मेले का आनंद उठाइए और सनातन की मान्यताओं से जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाइए। मेरी आप सभी से यही कामना है। धन्यवाद, नमस्ते। Don't forget to like and subscribe.